तो कैसे हैं आप लोग डियर स्टूडेंट। और आज का क्लास फिर से हम लेके आए हैं फिजिक्स। और इसके पिछले वाले क्लास में हमने टॉपिक कवर किया था कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया था आपका चैप्टर 2 का प्रकाश का अपवर्तन से मैंने स्टार्ट किया था कि तमाम सारी बातें मैंने जाना था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसका नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये सारी बातें मैंने डिस्कस किया था। और आज नेक्स्ट क्लास, आज डे 9 है और आपका सेकंड क्लास है किसका, प्रकाश का अपवर्तन का। तो आप लोग फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा नहीं तो फिर इसका तो पूरा होलिया ही बिगड़ जाएगा। आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए इसको कवर करते हैं और देखते हैं, समझते हैं तमाम बातें कि प्रकाश का अपवर्तन में। हालांकि मैंने कल जो पढ़ाया था उसका नेक्स्ट टॉपिक में डाला था कि पार्श्विक विस्थापन क्या है और क्वेश्चन मार्क मैंने डाला था। तो आज वही देखेंगे फर्स्ट क्लास कि क्या है। तो आप लोग फटाफट कॉपी कलम जो भी है आप लेके बैठ जाओ और तमाम सारी बातें जानेंगे और क्लास को बढ़िया से पढ़ेंगे मस्ती मजाक में, ताकि हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलते। तो पहला आता है आज की क्लास का पहला पॉइंट और पहला टॉपिक, पार्श्विक विस्थापन क्या है। व्हाट, क्या है क्या। तो कुल मिला के बात किया जाए तो ये है, ये वाला और ये वाला दिखाई दे रहा है। कौन सा, ये वाला और ये वाला। इसके बीच में एक लाइन दिखाई दोगा जिसको हमने डॉट डॉट करके ऐसे लिखा था, यानी ई क्या हो गया, ए बिंदु हो गया एच और ये हो गया एल, यानी लिखा हुआ है एच एल ही क्या है, पार्श्विक विस्थापन है। एच एल ही क्या है, पार्श्विक विस्थापन है। ठीक है, पार्श्विक क्या, विस्थापन। अब है क्या, तो ये जो किरण आई है यहाँ से देखिएगा, यानी आर पॉइंट से आपका जो ये टी जा रहा है, आर टी जो आपका किरण जा रहा है, ये कौन सा, निर्गत। कौन सा है, निर्गत का मतलब होता है निकलने वाली। निर्गत का मतलब निकलने वाली, कहाँ से, तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो गई। अब विचलित होने के बाद जो किरण निकलती है उसको बोलते हैं निर्गत किरण। जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने पढ़ाया था आप प्रकाश का अपवर्तन में, जो कि मैंने बताया था कि एक किरण आती है और एक माध्यम से आती है, चाहे वो विरल हो या सघन हो, कुछ भी हो, और अपने पूर्व पथ से यानी पूर्व रास्ता से वो मुड़ जाती है और मुड़ने के बाद फिर निकलती है। तो मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन ये जो किरण निकल रही है ना, ये मुड़ने के बाद, जिससे देखिए यहाँ से डाइवर्ट हो गया और फिर इधर आया और इधर ये निकल गया, ये आर और टी। आर टी क्या हो गया, निर्गत किरण, और ये क्या हो गया, निर्गत किरण। ठीक है, और ये क्या हो गया, आपतित किरण। ये जो आ रहा है पी और क्यू क्या है, आपतित है, और क्यू से लेकर एल, क्यू से लेकर एल, यानी डॉट डॉट किया हुआ है ना, ये भी क्या है, आपतित किरण निकल रहा है। यानी ये आती हुई क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। हम बताए थे कि डॉट डॉट से प्रतीत के बारे में लिखते हैं कि चलो ये वास्तविक में है, ऐसा है, हो सकता है, यानी ये ऐसे एकदम सीधे आ रही है, ऐसे क्या आ रही है, सीधे आ रही है। यानी यहाँ से मुड़ गए, लेकिन ये आ तो रही थी सीधे ना, लेकिन यहाँ से मुड़ गई थी। इसको क्या डॉट डॉट करके संकेत कर दिए, यानी आपतित, यानी आती हुई प्रतीत हो रही है, और ये निकल रही है, ये निकल रही है लेकिन आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये कुल मिला की बात हो गया कि पी और एल, ये हो गया आपतित किरण। और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में ये मैंने लिखा ना डॉट डॉट, यानी ये बिंदु, मैंने एक बिंदु डाल दिया, यहाँ भी हो सकता है ये दोनों, क्योंकि ये क्या है, समांतर है, ये दोनों क्या समांतर है। ठीक है, एक दूसरे के समांतर, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन निर्गत किरण के बाद यानी यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई भी, यहाँ पे भी ले लीजिए, ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच
लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। लंबवत का मतलब ये दोनों, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ये वाला डॉट डॉट डॉट, ये भी कर सकते हैं यहाँ से यहाँ डॉट डॉट, कुछ नाम दे दो एम और एन। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे रख दो, यहाँ रख दो एस और टी, टी तो दिया हुआ एस और भी, मान लो भी डाल दो, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो गया, लंबवत, यानी किसकी, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के लंबवत दूरी, यानी लंबवत का मतलब इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। कितना इजी था, बहुत इजी था, कुछ नहीं है, बस ऐसे लिख देना है। अगर पूछेगा कि भी पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं आपका एग्जाम में, आप मतलब क्वेश्चन मार्क डाल देगा, 5 नंबर का तो नहीं आएगा, 2 नंबर का आएगा, ये 2 नंबर का आता है लगभग, मोस्टली अगर 3 नंबर का आता है तो 3 नंबर भी लिख सकते हैं, ऐसे 2 नंबर का आता है। तो आप भाई ऐसे डाल दोगे और ऐसे लिख दोगे, ये फिगर पार दोगे, बस कहानी खत्म, आपका नंबर कोई नहीं रोकेगा, बस यही तो है, समझ आया ना। ऐसे लिखना पड़ेगा। ये क्या है, वायु है, ये भी वायु, कांच का सिल्ली यानी कांच, यानी एक माध्यम ये हो गया वायु, और ये कांच, कांच एक माध्यम है ना। तो वायु में प्रकाश की चाल तेज चलती है और कांच में कम चलती है, ठीक है। तो यहाँ से जैसी आई तो यहाँ डाइवर्ट हो गई, यानी मुड़ गई, मुड़ने के बाद ये निकल गई, निर्गत किरण जो निकलती है, और उसके बाद ये आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो लंबवत दूरी हो उसको पार्श्विक विस्थापन कहेंगे, समझ जाए ना। अब आते हैं अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे अपवर्तनांक, या अपवर्तनांक क्या है या फिर किसे कहते हैं। अपवर्तनांक क्या है या किसे कहते हैं, ऐसे लिख सकते, आ सकता है आपका मतलब लैंग्वेज में इस तरह से कि अपवर्तनांक के बारे में बताएं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक क्या है, उसके ऊपर चर्चा करें, तो ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है अपवर्तनांक। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। इसे एन से सूचित किया जाता है, यानी अपवर्तनांक को छोटका एन से लिखा जाता है, और प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं, और किसी माध्यम के चाल को सी एम से लिखते हैं, ठीक है, सी एम से। यानी बोल रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात होता है। यानी मान लो कोई माध्यम किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसको निकालना है। जैसे अभी मैं बताता हूँ, जैसे इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जैसे ये लैंग्वेज है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं, इसे एन से सूचित किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे समझ में आएगा अर्थात से। अर्थात का मतलब ऐसे, ये वाला या फिर ये वाला। जैसे मान लें किसी माध्यम का अपवर्तनांक, ये लिखा हो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो माध्यम का अपवर्तनांक एन, ठीक है, एन यानी बताया था छोटका एन से लिखा जाता है अपवर्तनांक को। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर शून्य में क्या लिखा, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को अनुपात को, ये क्या, ये जो लिखा हुआ लाइन क्या, एक प्रकार का अनुपात है, बट्टा है, ठीक है, बट्टा को ही अनुपात कहते हैं, ठीक है। यानी शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, जैसे एक मैंने उदाहरण लिया, क्या उदाहरण लिया देखिएगा यहाँ पे कि एग्जाम्पल में हमको निकालना है कांच का अपवर्तनांक। जैसे था ना, ये था किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, चलो कोई माध्यम मान लिए कांच, क्या मान लिए, कांच। तो कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, लिखा हुआ ना, उस माध्यम को, किस माध्यम है, जिस माध्यम को बारे में लिख रहे हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम, यानी किस माध्यम, तो इस माध्यम में, ये वाला। तो इसको क्या मान लिए, कांच का अपवर्तनांक। एक एग्जांपल ले लिए, कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे, तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या लिखेंगे, कांच का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा कांच में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। पर शून्य में, शून्य का मतलब जिसमें वायु ना हो, ठीक है। और कांच में प्रकाश की चाल, कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, ये भी गया, ये भी गया, ये दोनों गया, बच के 2/3, और 2/3 को भागा देंगे तो आएगा 1.5।
1.5 का मतलब कांच का अपवर्तनांक निकल गया। तो कांच का अपवर्तनांक निकला तो इसको कैसे लिखेंगे? कांच का अपवर्तनांक अगर निकल गया तो इसको आपका फिजिक्स के भाषा में लिखेंगे कि कांच में, किसमें? कांच में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल के कितना 1/1.5 है, अर्थात 2/3 गुना। यानी कहने का मतलब जो प्रकाश की चाल शून्य में होगा और कांच में होगा, यानी कांच अगर जैसे अगर कहा जाए कि प्रकाश की चाल जो है, एक है वायु है दिया हुआ ना शून्य दिया। शून्य का मतलब निर्वात का मतलब इसमें वायु ना हो, ठीक है, यानी मतलब बिना आकाश के मतलब बिना हवा के, ठीक है। एक बिना हवा में आपका प्रकाश चल रहा है और एक कांच में चल रहा है, तो जितना हवा में चलेगा ना उसका 1.5 यानी 1/1.5 किस में चलेगा? कांच में चलेगा। समझ में आ रहा ना? अगर निर्वात 1 है तो उसका 1 का 1.5 हिस्सा चलेगा, यानी 1/5। समझ में आ रहा है ना? तो कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल के 1/1.5 अर्थात 2/3 गुना होती है। यानी आपका शून्य में प्रकाश की चाल तेज हो चलेगी और कांच में कम चलेगी। समझ में आ रहा ना? यानी बोल रहा है कि 1 का 1.5 है, 1 का 1.5, समझ में? 1 का 1.5 है, किसका? तो कांच में। तो ये था आपका एक प्रकार का एग्जाम्पल। तो यही अपवर्तनांक क्या है? तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम को अपवर्तनांक निकालना है तो शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। इसे एन से सूचित किया जाता है, एन से लिखा जाता है, यानी किसको? अपवर्तनांक को। अब प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं और किसी माध्यम प्रकाश की चाल को सी एम से लिखते हैं, सी और नीचे एम, यानी डायरेक्ट नहीं, सी एम नीचे नहीं, सी ऐसे एम नीचे से, ठीक है। और चाहे इसको याद करिए चाहे इसको याद करिए, ये भी याद होगा अच्छी बात है, नहीं तो ये याद कर लीजिए, ठीक है। और इस पे आपका एक एग्जाम्पल था, जैसे ऐसे निकालना है, जैसे मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। आपके हम निकालेंगे किसको निकालेंगे पता है? पानी को निकालते हैं। चलिए अभी देखते हैं पानी का कैसे निकलता है जी। पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो कैसे निकलेगा? इसको मिटा रही, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, किसी माध्यम यानी आपकी हम कांच की निकाल लेते हैं, पानी की निकालते हैं। तो पानी का क्या होता है? पानी का नांक बराबर भाट। तो बोल रहा है शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और पानी में कितना होता है? 2,25,000 प्रति सेकंड। अब इसको काटिए, 1 2 3 से 3 शून्य से गया, ठीक है। अब इसको बच जाएगा कितना? 300/225। अब इसको काटिएगा तो कितना, कैसे कटेगा? अगर इसको काटना है हमको तो 25 से पहले काट को देखो, ठीक है। इसको काटेंगे 25 से तो हो जाएगा 1 और 2, यानी 12 मरतबे कटेगा। इसको 25 से काटेंगे तो यानी ये कटेगा 9 मरतबे, यानी 12/9। अब 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ना, 3 से 4 मरतबे और 3 मरतबे। अब इसको भागा देंगे 3 से 4 में, कितना मरतबा लगेगा? 1 3 1.9 0 फिर जगह 9, यानी 9 आते रहेगा, 1.9 आया, क्या आया? 1.9। तो ये पानी का क्या हो गया? अपवर्तनांक कितना? 3 ना, 3 9 कटेगा ना, 3 9 पानी का अपवर्तनांक कितना आ गया? पानी का अपवर्तनांक 1.33, यानी 3 पर रेकरिंग मतलब 3 आते रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसको 2 अंक तक लिखते,
चलो एक ही अंक तक लिखते हैं। 1.3 क्या आ गया? पानी का अपवर्तनांक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पानी का अपवर्तनांक 1.3 था ना, तो आंसर कितना है? 1.3। तो ये था अपवर्तनांक कैसे निकलता है, ये क्या है। तो अपवर्तनांक क्या है? तो शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये निकल गया। तो 1.3 क्या है? 1.3 का मतलब हो गया कि जो प्रकाश शून्य में प्रकाश की चाल के मतलब जो पानी में प्रकाश की चाल जो होगा वो 1 पॉइंट कितना होगा? 1/1.3 होगा। ये एक क्या है? एक क्या है? एक है वायु। देखो वायु है ना, वायु, ये वायु में है, वायु ये हो 1.3 यानी 1/3 हो जाएगा 1.3। एक क्या है आपका? वायु हो गया। 1.3 क्या है? पानी का अपवर्तनांक हो गया। यानी क्या होगा? वायु में प्रकाश की चाल तेज चलेगी और सॉरी सही है, गलत हो गया। अच्छा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर अधिक है तो उसमें वो सघन या विरल? अधिक। हाँ, किसी माध्यम का अगर अपवर्तनांक अधिक है तो सघन या विरल? अधिक है तो सघन। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो सघन हो जाएगा, और सघन में प्रकाश की चाल कम चलती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? कम चलती है। तो बताइए ये जो माध्यम है, माध्यम का अपवर्तनांक 1 ज़्यादा है कि 1.3 ज़्यादा? 1.3 ज़्यादा है। तो 1.3 में क्या हो गया? प्रकाश कम चलेगा ज़्यादा? ज़्यादा ज़्यादा चलेगी। जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे सवाल ये है, आप समझिएगा कि मैंने बोला किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है, तो सघन या विरल? सघन है। क्यों? क्योंकि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल स्लो हो जाती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? स्लो। आज जिस माध्यम में प्रकाश की चाल स्लो होती है वो होती है सघन। तो 1.3 तो ज़्यादा है, 1 से 1.3 तो ज़्यादा है, तो 1.3 क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम चलेगी। आइए कि इसमें क्या चलेगी? तेज चलेगी। समझ में आ गया ना? तो एक का 1.3 है, ठीक है। वायु का 1.3 कौन है? पानी। पानी का अपवर्तनांक, ठीक। तो ये था आपका अपवर्तनांक क्या है, कैसे निकलता है ये चीज। आप शीशा को तो कांच को निकाल दिया, और उसके बाद और निकाल सकते हैं। और क्या था? केरोसिन का भी निकाल सकते हैं, एल्कोहल का भी निकाल सकते हैं, तारपीन का निकाल सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड का निकाल सकते हैं, बेंजीन का निकाल सकते हैं, पिघला क्वाइट्स का निकाल सकते हैं, कार्बाइड्स का निकाल सकते हैं। ऐसे आप बर्फ का निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। और चलते आगे देखते हैं कि और क्या क्या। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, तो है नोट में किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, देखो यहाँ पे किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना होगा, आपतित किरण उस माध्यम में उतना ही अधिक मुड़ेगी। यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा, आपतित किरण क्या होगी? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कौन होती है? जो निकलती है किरण, ठीक है। अपवर्तित किरण कौन होती है? जो निकलती है। आपतित और अपवर्तित जो निकल गई, ठीक है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, आपतित किरण उस माध्यम में उतना ही अधिक मुड़ती है। ये एक नोट पॉइंट आपका था, एक नोट पॉइंट। अब चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक। यहाँ पे मैंने एक तालिका में बना दिया है जो कि आपको किताब में दिया हुआ था। अभी निकाले वायु का अपवर्तनांक कितना था? 1 पॉइंट कितना? वायु का अपवर्तनांक 1। हाँ, 1। जिसको पूरी तरीके से लिखते हैं कैसे? 1.0003 यानी 1.0003। पानी का अपवर्तनांक भी निकाले ना, 1.3 यानी 3 पर रेखनी, यानी 3 आते जाएगा। केरोसिन का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? 1.444 यानी 44 आते रहेगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे देखना पड़ेगा 44 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन 1.44 आता है, ठीक है। एल्कोहल का 1.36, तारपीन का 1.47। ये पदार्थ है, पदार्थ में क्या है? तरल। समझ में आ गया ना? ये सब तरल है, लिक्विड। समझ में आ रहा है ना? ये सब पानी, वायु, केरोसिन, ये सब क्या? लिक्विड। समझ में आ रहा है ना? जो बह सकता है। तारपीन का कितना होता है? 1.47। आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पानी का
अपवर्तनांक कितना होता है, 4 ऑप्शन रहेगा उसमें एक सही होगा। तो ये वाला याद जरूर करिएगा, ठीक है। हो सकता है 2 नंबर में 2 नंबर आ सकता है इससे का 2 क्वेश्चन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है 1.63, बेंजीन का क्या होता है 1.50 और पिघला कार्बाइड्स का क्या होता है कार्बाइड क्या 1.46। अगर कहा जाए कि तरल में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है 1.63 यानी कार्बन डाइसल्फाइड का। तरल में किसमें तरल में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है तो 1.63 किसका है कार्बन डाइसल्फाइड का। और जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वो होता है सघन, और सघन में प्रकाश की चाल कम चलती है। समझ में आ रहा है ना। तो ये था। अब चलते हैं यहाँ पे पदार्थ में, पदार्थ यानी ठोस में। किसमें ठोस, जिसको क्या कर सकते हैं आकार आकृति बदल सकते हैं नहीं, जो ठोस में है तो ठोस में। जैसे बर्फ, बर्फ क्या हो जाएगा, जैसे पानी, पानी का कितना हो गया 1.33, लेकिन इसको बर्फ बना देंगे यानी जमा देंगे तो बर्फ में कितना हो जाएगा 1.31। क्राउन कांच का कितना होगा 1.48 से लेकर 1.61 तक होता है। समझ आ रहा है ना। यानी 1.58 भी हो सकता है, 1.59 भी हो सकता है, 1.47 भी हो सकता है। समझ आ रहा है ना। यानी 1.48 से लेकर 1.61 तक होता है। उसके बाद जैसे आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1.67, बी में 1.59, सी में रहेगा 1.46, डी में रहेगा आपका 1.62। पूछेगा कि क्राउन कांच का अपवर्तनांक निम्नलिखित में से क्या होता है, मतलब तो ऑप्शन रहेगा 1.67, 1 पॉइंट रहेगा 1.49, 3 में रहेगा 1.46, डी में रहेगा 1.62। तो बोलोगे 61 से ही तो ज़्यादा है, 61 से 1.61 से ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, और ये 1.48 से ये कम है। तो बच गया 1.49, यानी 1.49 1.48 से ज़्यादा है और 1.61 से कम है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा BSSI। समझ में आ रहा है ना। तो वो इसी प्रकार है। फिर फ्लिंट कांच का प्रकार है, मतलब कांच का टाइप है, मतलब ऐसे कांच होता है, नाम है। तो फ्लिंट कांच का क्या होता है 1.53 से 1.96 तक। उसके बाद कनाडा वाल्सम का क्या होता है 1.53। उसके बाद मनिकस से नीलम का क्या होता है, मनिकस का क्या होता है तो क्या हो जाएगा 1.71। नीलम का क्या हो जाएगा 1.77। सेंधा नमक जो खाते हो ना उसमें प्रकाश का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा प्रकाश का बोल रहे हैं, सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1.54 और हीरा का 2.42। यानी मोस्टली पूछा गया क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है तो 2.42। तो पूछेगा कि ठोस में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है तो क्या बोलोगे हीरा का 2.42। और हीरा में पदार्थ में सबसे कम किसका अपवर्तनांक होता है, सबसे कम किसका है, सबसे कम देखिए यहाँ पे 1.31 किसका है बर्फ का। अब बोलेगा तरल में सबसे कम किसका, वायु एक होता है ना, और जिसका अपवर्तनांक एक होता है लगभग एक होता है उसको निरपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आ रहा है ना। निरपेक्ष क्या बोलते हैं निरपेक्ष, यानी ऐसे निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको बोलेंगे वायु का, यानी जिसका लगभग में एक या एक के लगभग मोटा मोटी करीब मतलब एक के करीब होता है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो वायु एक प्रकार क्या निरपेक्ष अपवर्तनांक है। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार का था। इसके बाद तमाम बातें आगे जानेंगे, तब तक के लिए क्लास को यहाँ पे रखते उसके बाद और आगे पढ़ाते। ठीक है।
तो अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस तरीके से तो आप ले सकते हैं। और आई होप कि ये समझ में आया होगा टॉपिक, ठीक है। क्या है पार्श्विक विस्थापन क्या है और अपवर्तनांक कैसे करते हैं, और अपवर्तनांक के बारे में तमाम थोड़ा बहुत ऐसे ही बातें, तरल पदार्थ में क्या क्या होता है, कितना अपवर्तनांक होता है, और ठोस का कितना कितना कैसा अपवर्तनांक होता है, ये सारे चीज़ ऐसे मैंने आपको बताया। और इसके बाद और सारी तमाम बातें जानेंगे। चलिए उसके बाद शुरू करते आगे, नेक्स्ट ऐसे करते क्लास को आगे बढ़ाते हैं।